नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपका हिस्ट्री का आज मैंने बताया था, मैं डेली 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो उसी संदर्भ में आपका हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, यानी कि जो दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है, वो आज अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो उसी संदर्भ में 50 तक मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें करवा दिए थे। आज बात करता हूँ मैं 50 के आगे, यानी 51 नंबर पे, ठीक है। तो 51वां क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भाई सबको पता है, महात्मा बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ सकते हैं? मैंने टिक के माध्यम से सभी जो भी चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत अच्छे से कवर करवाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लेना। आपकी मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टेक है। उससे आप सारी बौद्ध संगीति और किस राजा ने करवाई और उस समय कौन अध्यक्ष था, प्रॉपर तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजा महाराजा आजा, ठीक है, यानी राजगृह में हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बताई थी, आप वो वीडियो देख लेना जाके। ओके। इसके बाद में 54 नंबर, निर्ग्रंथ किसे कहा गया है? यानी कि निर्ग्रंथ ये पूछ रहा है कि जैनों को कहा गया है या बौद्धों को या वैष्णवों को, ठीक है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी जैन धर्म में निर्ग्रंथ शब्द का उपयोग किया गया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था? तो भाई सबको पता है, जो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो ही भद्रबाहु के साथ में वहाँ पे गए थे, मतलब कि श्रवण बेड़गोला में जाके उन्होंने अपना श्रृंखला विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? तो भाई एक मिनट, हाँ अब सही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी देखना चाहिए ना, ठीक है। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, ठीक है। क्योंकि महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु उनकी हो गई, जो भी हो छोड़ो उसको। अगले क्वेश्चन में आता हूँ, 56, महावीर का जो जन्म हुआ है पावापुरी ये में। हो गया ना। उसके बाद 57, पार्श्वनाथ की शिखाओं में महावीर ने जोड़ा। एक्चुअली क्या था ना, जो जैन धर्म था, जैन धर्म में मतलब इससे पहले चार मतलब जो वो थे रूल, एक टाइप के नियम वो होते थे, लेकिन जो महावीर स्वामी जी ने इसमें पांचवा जोड़ दिया था। और जो पांचवा था वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। यानी इससे पहले ब्रह्मचर्य नहीं था, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, लेकिन ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था, ठीक है। इसके बाद चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो भाई जो चोल शासक थे वो थे शैव धर्म के अनुयायी, ठीक है। यानी 58 में हो जाएगा आपका आंसर ए। इसके बाद कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में? आप सबको पता है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसमें मतलब सबको पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैन मूर्ति कला का मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो जो जैनों का जो प्राचीनतम अभिलेख मिला है वो हाथी गुफा के जो अभिलेख है उससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी जो पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे भाई लकुलीस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे, कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपको, तो वो आपको बताना पड़ेगा ये कौन थे, लकुलीस, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा हो गया था 60 तक, 61 तक, अब 62, विष्णु की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ तो आपको सारा कंफर्म दिखेगा। 62, हाँ। तो जो विष्णु जी की जो प्राचीनतम प्रतिमा की क्वेश्चन पूछा, प्राचीनतम प्रतिमा थी जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो विष्णु जी की जो प्राचीनतम प्रतिमा थी वो विदिशा से प्राप्त हुई थी, ठीक है, विदिशा से। ओके। सॉरी, विष्णु जी की प्राचीनतम प्रतिमा विदिशा से प्राप्त हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में विज्ञानवाद का जो व्याख्याता है वो कौन है? यानी कि नीचे कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से चारों का जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एक अलग फील्ड से संबंध है, चारों ज्ञाताओं का। तो इसमें ये पूछा गया, निम्न में से कौन सा ज्ञाता ऐसा जिसका विद्वान मतलब विज्ञान से संबंध है? तो भाई विज्ञान कौन था? नागार्जुन जो जी थे वो वैज्ञानिक थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन वैज्ञानिक थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में भागवत धर्म का सबसे प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो भागवत धर्म का जो सबसे प्रथम अभिलेख है वो जो मिलता है हमारा, वो मिलता है हमारा हेलीडोरस के जो बेशनगर का जो अभिलेख है उससे, ठीक है। तो भागवत का जो हमारा अभिलेख है भागवत धर्म का वो मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघों में आचरण के नियमों का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? यानी ये बोला गया है बौद्ध धर्म के जो नियम वगैरह बताए गए हैं वो नियम किस ग्रंथ में बताए गए? तो वो भाई सबको पता, हमारा एक किताब थी बौद्ध ग्रंथ की, विनय पिटक, तो वो सब विनय पिटक में बताए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? यानी कि आप सबने सुना होगा महाविनिस्मक, महापरिनिर्माण, और एक आता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन का ये क्वेश्चन पूछा, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा कि धर्म चक्र वहाँ पे था जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने प्रथम बार उपदेश दिया था, यानी वहाँ पे ये प्रूफ हुआ था कि अब चक्र बदल रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। तो बुद्ध जी का प्रथम उपदेश जो था उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। ओके। इसके बाद 67 क्वेश्चन, निम्न शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अब स्थित है? यानी कि लिंगराज जो मंदिर है वो अभी किस जगह पे स्थित है? ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो भाई सबको पता है जो भुवनेश्वर का जो सूर्य मंदिर है और उड़ीसा की जो भुवनेश्वर है, यानी
भुवनेश्वर तो उड़ीसा की कैपिटल ही है, तो उस कैपिटल में ही है लिंगराज का मंदिर। ओके, अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, मतलब कि एलोरा की गुफाओं में शैलकृत जो मंदिर है, यानी कि एक तरह से ये पूछा है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं में जो मंदिर बनाए गए हैं वो किस किस धर्मों के हैं। तो भाई एलोरा की गुफाओं के जो मंदिर हैं वो हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और जैन, यानी कि तीनों धर्मों से संबंधित। ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो कहीं पे दे देगा बौद्ध, कहीं पे हिंदू, क्योंकि जनरली हिंदू और जैनों का, बौद्धों का थोड़ा ज़्यादा व्यवधान है वहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है एलोरा की जो गुफाएं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, यानी गांधार कला जो है उसमें महात्मा बुद्ध को किस तरीके से देखा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी ग्रीक रोमन शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध सम्मेलन, यानी जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, राजा महाराजा अजा वैश्य सबकी काल है, पटाऊ मत आसिक, यानी पटाऊ से क्या होगा तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। ठीक है, पटाऊ मत, आपने अगर मतलब वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए जाके, मतलब बहुत अमेजिंग ट्रिक मैंने बताई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति। ओके, और अगली बौद्ध संगीति हो जाएगी कुंडलवन, जो कश्मीर में, यानी चौथी वाली। अगला क्वेश्चन है 71, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन है। तो भाई पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो किसमें होगा, पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो आप सबको पता है मेगस्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका। और मेगस्थनीज कौन था, जब चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उसको हरा दिया था, यानी कि जो सिकंदर का एक सेनापति था, जो थल सेनाध्यक्ष था सिकंदर का, उसको जब हरा दिया तो उसने अपनी पुत्री को सिकंदर के साथ में विवाह कर दिया था, जिसका नाम था हेलेना। ठीक है, तो हेलेना जब यहाँ पे आई थी तो उसके पिता ने मतलब ये सोच के एक अपना एक व्यक्ति, एक तरह से एक संरक्षक के तौर पे मेगस्थनीज नाम का एक व्यक्ति भेजा था कि जो यहाँ पे जाके देख सके, क्योंकि वो तो थी मतलब एक तरीके से आज की भाषा में समझ लो अंग्रेज, और ये ठहरा था देहाती, एकदम देसी लौंडा, समझ रहे। तो यहाँ पे कोई उसको दिक्कत वगैरह ना हो, तो मेगस्थनीज को यहाँ पे इसके दरबार में भेजा था, इसके मतलब हेलना के एक तरीके से ये समझ लो दहेज में ही भेज दिया था मेगस्थनीज को, साथ में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो वो यहाँ पे रहा था, यहाँ की जानकारी ली थी, तो वो उसने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो उसमें उसका जो भी है मतलब मगध साम्राज्य की जो भी विस्तृत जानकारी उस समय पाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, और इसी के साथ में जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र की जो रचयिता का तो आपको पता ही, अर्थशास्त्र आपके चाणक्य जी ने लिखी थी। ठीक है, 72 क्वेश्चन, मौर्य की जो जल संसाधन व्यवस्था की जो जानकारी है, यानी कि मौर्य काल में जो जल संसाधन की व्यवस्था थी उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, दोस्तों उसकी जानकारी प्राप्त हुई है जो रुद्रदामन जी का जो गिरनार अभिलेख था ना उससे। ठीक है, अब रुद्रदामन कहाँ का जो राजा था, वो आज के मौजूदा समय में जो गुजरात है ना, गुजरात का शासक था। ठीक है, और जो कि एक तरह से सातवाहन वंश का राजा था। ठीक है, इसके बाद मेगस्थनीज ने लिखी थी, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया मेगस्थनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं, इसमें इंडिका हो जाएगी, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक क्या है, इंडिका, या ऐसे दे देगा इंडिका को किसने लिखा, तो मेगस्थनीज ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 73 के बाद 74 बोला चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री सिंपल सी बात है, चाणक्य जी ने उनको खड़ा किया था, तो प्रधानमंत्री कौन होएगा, चाणक्य जी होंगे। ठीक है, आपने अगर वो स्टोरी नहीं सुनी ना, तो मैं किसी दिन अपने जो मेरा जो दूसरा चैनल है टेक्निकल अड्डा, उस पर मैं किसी दिन वीडियो डालूंगा किस तरीके से मौर्य साम्राज्य मतलब खड़ा हुआ था। ठीक है, तो चाणक्य जी ने घनानंद को हरा के एक तरह से अपने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, एक कुशल नेतृत्व दिया, और फिर चाणक्य जी ने घनानंद को मरवा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो चाणक्य जी स्वयं उसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, सबको पता, भाई कलिंग युद्ध में उसने मारकाट मचाई ना, उसके बाद में वो विचलित हो गया था, और उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इसके बाद सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है, तो सांची के स्तूप में भाई किसकी होंगी, सिंपल सी बात है, महात्मा बुद्ध की होंगी। ठीक है, क्योंकि सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए उस समय बौद्ध जी की जो वो थी, यानी कि जो अस्थियाँ थी वो उस समय 5 स्थानों पे भेजी गई थी। ठीक है, तो इसमें अगर ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि सांची के स्तूप में मतलब किसकी अस्थियाँ थी, तो यहाँ पे आपका आंसर आप ये लगाएंगे देवदत्त की, क्योंकि देवदत्त उनका ही एक मतलब सपोर्टर था, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि उत्तराधिकारी टाइप का। लेकिन अगर ये पूछेंगे किसकी है, तब यहाँ पे महात्मा बुद्ध भी आ जाएंगे, क्योंकि इनकी 5 जगह रखेंगी तो उसमें सांची भी एक जगह थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा देवदत्त, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेगस्थनीज का आगमन हुआ था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, अपनी जो भी उसकी बहन थी, एक तरह से बहन ही मानेंगे, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे ही मेगस्थनीज को भेजा गया था, उसके एक तरह से ससुर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोला किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो भाई जो जानकारी मिली है उन जानकारियों के इसके बाद में इसका फिर से निर्माण करवाया, वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो बिंदुसार थे, उनके ही पुत्र जो अशोक थे उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे एक रुद्रदामन का जो अभिलेख मिला है रुद्रदामन का, उसमें ये बात निर्णय है कि मैं रुद्रदामन यहाँ का मतलब राजा इस झील का पुनरुत्थान करवा रहा हूँ, यानी रुद्रदामन ने, और रुद्रदामन के बाद में स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला भाई कौन था, तो अशोक को के जो स्तंभ थे उनको पढ़ने वाला ये बंदा था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के
अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। और कनिंघम क्या था, कनिंघम वो था जिसने ये सारी कुछ मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसका जो घोड़ा लेके दौड़ के नाप जो कर दी थी कि इस क्षेत्र के बीच में कोई ना कोई सभ्यता मौजूद थी, ठीक है। तो वो था कनिंघम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और जॉन मार्शल था, यानी सिंधु सभ्यता को जो परमिशन देने वाला, यानी नाप जो के लिए जो परमिशन दी थी वो था बंदा जॉन मार्शल, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो भाई सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर देते हैं, चलिए। यानी कि फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना था, ठीक है। अवंती, अवंती का वर्तमान में नाम क्या है, उज्जैन, सबको पता है ना। और इसके बाद में बात करते हैं जो कलिंग था, यानी कि जो कलिंग था, कलिंग का जो प्रथम पहले नाम था, कलिंग का नाम था पहले तोशली, ठीक है, तोसली। तो यहाँ से ये अगर मतलब रिलेट कर पाए तो यहाँ से ही रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं हो रहा फिर हम बता देते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है प्राचीन, तो प्राचीन का जो नाम था उस समय था पाटलिपुत्र, मतलब कि कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र से पहले उसका नाम प्राचीन हुआ करता था। अब बात करते हैं उत्तरापथ की, तो उत्तरापथ का नाम था तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। तो देख लीजिए ए में तीसरा नंबर, तो ए में तीसरा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो में है, ठीक है। तो ये दो तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा अवंती, अवंती में क्या आ रहा है 4, यानी बी में 4। अब बी में 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, वाह वाह गुड। चलिए तीसरा देखना पड़ेगा फिर हमें, प्राचीन, प्राचीन यानी कि सी में 2, सी में 2 किसमें, इसी में भाई, सी में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 80 का बी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है, यानी कि संस्कृत भाषा का जो सबसे पुराना अभिलेख है इसमें ये पूछा गया, तो वो हो जाएगा गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अभी तक का है। उसके बाद किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, तो वो थे भाई हिंद यूनानी, ठीक है, जिनको इंडो ग्रीक बोला जाता है, उन्होंने, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोम बस्ती कहाँ मिली है, यानी कि इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं, बस सिंपल सा ये पूछ रहा है कि रोम साम्राज्य की जो बस्ती है वो कहाँ पे मिली है, तो अरिका माडेरू ये एक जगह है जहाँ पे रोम बस्ती मिली, यानी कि यहाँ के लोगों की जो एक तरह से जो मतलब शैली है वो रोम की सभ्यता से मिलती जुलती पाई गई, इसलिए इसको ऐसा बोला गया, ओके। इसके बाद कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो कनिष्क का जो राज्यवैद्य था, कनिष्क का राज्यवैद्य था चरक, ठीक है, चरक भी था। और इसके बाद में कनिष्क का राज्यवैद्य कहीं ना कहीं नहीं, सुश्रू नहीं था, चरक ही था, चरक जी ने लिखी थी चरक संहिता, ठीक है। तो कनिष्क का राज्यवैद्य चरक था। और कनिष्क का जो साम्राज्य था वो कहाँ पे था, जो वर्तमान में हमारे भारत का जो जम्मू कश्मीर रीजन है ना उसमें, क्योंकि कनिष्क ने एक चौथी बौद्ध संगीत करवाई थी जो कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी, ठीक है। तो कनिष्क का साम्राज्य कहाँ पे था, कश्मीर में, ओके। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो कश्मीर है, यानी कश्मीर की शहर को किसने बसाया था, तो भाई कश्मीर शहर जो था, कश्मीर शहर को बसाया था अशोक ने, ध्यान रखिएगा, अशोक, ओके। मौर्य साम्राज्य का बहुत ही योग्य नेतृत्व करता अशोक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था, देखिए कनिष्क बौद्ध संप्रदाय से तो संबंधित था ही, ठीक है, ये तो क्योंकि उसने बौद्ध संगीत कराई थी, सिंपल सी बात है कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ओके। अगला क्वेश्चन, कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया, अगला कुछ पहले ही बता दें, कलिंग विजय, कलिंग विजय तो भाई अशोक ने की थी, ये नहीं होएगा। अनेक हिंदू मंदिर बनवाए, नहीं बनवाए क्योंकि भाई बौद्ध धर्म का वो समर्थक था। विक्रम संवत प्रारंभ किया, नहीं भाई, क्योंकि विक्रम संवत तो विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया, यानी शकों ने प्रारंभ किया था कहीं ना कहीं। इसके बाद अंतिम बौद्ध सम्मेलन, हाँ ये जरूर सही हो सकता है क्योंकि अंतिम बौद्ध सम्मेलन ये तो फैक्ट है, कनिष्क नहीं बुलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 के बाद में 87 बोल रहा है, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। श्रवण बेलगोला ये वही है श्रवण बेलगोला जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य मतलब अपने अंतिम दिनों में वहाँ पे चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे श्रवण बेलगोला में जो इस मूर्ति का यानी गोमतेश्वर महादेव की जो मूर्ति है उसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था चामुंड राय ने, ठीक है। चामुंड राय उस समय वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पे गोमतेश्वर भगवान की जो मूर्ति थी उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न गुप्त राजाओं में किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। तो भाई गुप्त राजाओं में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला 89 क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख का लेखक है। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसका जो लेखन था वो हरिशेन नामक विद्वान ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 89 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है। तो भाई ये तो आज के समय में वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन बहुत समय पहले हमारे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। तो मतलब ये जो जहाँ पे आज दुनिया चल रही है वो हमारे विद्वान बहुत पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन गुप्त साम्राज्य कहाँ गया, कौन गुप्त शासक गायक और कवि था। तो भाई सबको पता है जो हमारे मतलब एक तरीके से जो ये हुआ करते थे हमारे स्कंदगुप्त जी, ये समुद्रगुप्त जी। तो समुद्रगुप्त जी के जो सिक्के थे उनमें एक तरफ मतलब उनका बोला जाना वो बीड़ा बहुत अच्छा बजाते थे, दूसरा उनके जो सिक्के थे राजा और रानी के सिक्के उन्होंने प्रारंभ किए थे, और एक तरफ उनके कुछ सिक्कों में उनको बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया था। तो वो शासक कौन हो जाएंगे, समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा। और स्कंदगुप्त के समय में ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त के समय में
हूणों का आक्रमण इंडिया पे हुआ था, जहाँ पे इन्होंने स्कंदगुप्त जी ने हूणों को पराजित किया था, ठीक है। हालांकि उसके बाद में इनकी आने वाली मतलब सेकंड जनरेशन में, यानी स्कंदगुप्त के बाद में एक राजा हुआ, उसके बाद में जो भी गुप्त शासक हुआ था उसको हूणों ने पराजित कर दिया था। हालांकि वो ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इतना पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन में आया था, निम्न में से कौन सा राजा ऐसा था जिसने हूणों के आक्रमण को देखा था। हूण वही है, आपने एक बाहुबली मूवी में देखा होगा, जिसको मलेच्छ बोला गया। मतलब वो जहाँ से निकलते थे, उनका जो उद्देश्य था वो कभी कब्जा करने का उद्देश्य उनका नहीं हुआ था, उनका उद्देश्य हमेशा यही रहता था मारकाट मचाना, ठीक है। वो जिधर से निकलते थे एकदम मतलब साफ ही कर देते थे, ये नहीं देखते थे बच्चा है या बूढ़ा या क्या कुछ भी, ठीक है। फाहियान किसके काल में भारत आया था? भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है। फाहियान जो था किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, हो गया। और फाहियान के साथ में एक दूसरा एक था, मतलब उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्वेन सांग किसके काल में भारत आया? तो ह्वेन सांग किसके काल में आएगा भारत? हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ह्वेन सांग की जो पुस्तक थी ही सू की ऐसे करके कोई पुस्तक थी, और फाहियान की फू फी कू करके ऐसे कोई पुस्तक है, ध्यान रखिए। यानी ह्वेन वाली ही कू की और फाहियान वाली फी कू की, मतलब ऐसी सेम ही है कुछ कुछ, ठीक है। इसके बाद भारत का जो नेपोलियन वो किसे कहा जाता है? भाई भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा? 93 नंबर का समुद्रगुप्त, क्योंकि कहा जाता है समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था ना, यानी कि आप देखिए भारत का नक्शा ऐसा है, ठीक है, यानी कि ये दक्षिण भारत हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर जाके हमारा पूरी भारत आप समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए। तो दक्षिण भारत में यहाँ पे विंध्याचल था, सतपुड़ा था, मतलब विंध्याचल ऊपर है, फिर नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, मतलब इधर गोदावरी वगैरह, मतलब ये पूरा जो ये रीजन है दक्षिण भारत वाला, ये बहुत पहाड़ी रीजन था। तो उत्तर भारत का कोई भी राजा नीचे मतलब कभी भी आक्रमण करने की ही नहीं सोचता था, क्योंकि एक बार हर्षवर्धन ने, आपको पता है हर्षवर्धन जो उत्तर भारत का बहुत मतलब एक तरह से काफ़ी प्रचलित राजा था उत्तर भारत का, उसने एक बार नीचे आक्रमण करने की सोची। तो यहाँ पे कौन बैठा था? वो उस समय वहाँ का शासक था वातापी पुत्र, यानी कि एक तरह से पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को वहीं पे, मतलब नर्मदा नदी के किनारे ही वहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही हर्षवर्धन यहाँ से कन्नौज से निकल के यहाँ तक आ पाया था, यहाँ पे के समय में जिसको बोला जाता है महाराष्ट्र, तो वहाँ का शासक था पुलकेशिन, उसने अटैक कर दिया था और यहाँ पे हरा दिया, क्योंकि यहाँ पहाड़ी रीजन है। अब आज के ही समय में जैसे कि हमारी भारतीय सेना ने चीनियों को वहाँ पे गिरा गिरा के मारा, क्योंकि हमारी सेना पहाड़ों में लड़ने में सक्षम है, बल्कि चीनियों की नहीं है। यानी इवन अमेरिका तक 20 साल से अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो सेना है वो वहाँ पे मतलब पहाड़ी क्षेत्र में नहीं लड़ सकती, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहाँ पे चलना चाहिए था, मतलब जो था छापेमारी युद्ध। तो इस संदर्भ में बोला जाता है कि समुद्रगुप्त जो था उसने पूरे दक्षिण भारत को, एक तरह से पूरे दक्षिण भारत पे अपना कब्जा कर लिया था, और दक्षिण भारत के राजाओं को बस कब्जा करके उनसे बोल दिया था हमको टैक्स दे दो बस, बाकी हम इधर नहीं आ रहे। बकाया उसका साम्राज्य तो उत्तर भारत में ही रहा था, ठीक है। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी। तो हालांकि मतलब पानी नहीं पीता था, क्योंकि अब अगर पानी पिएगा तो एक सुबह यहाँ, दोपहर यहाँ, शाम को यहाँ, घोड़े ही मर जाएगा ऐसे तो भागते भागते। मतलब एक कहावत है कि उसको समुद्रगुप्त को तीनों मतलब चारों तरफ से टैक्स प्राप्त होता था। कहने का मतलब ये मतलब भावनाएं कभी है, अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया हिंदी का, है ना। अगला क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है, हमारे यहाँ पे शून्य का आविष्कार भाई कौन कर सकता है? चलिए आप आंसर दीजिए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? चलिए हम ही दे देते हैं, आर्यभट्ट जी, ठीक है, हमने बताया था। इन्होंने ही सबसे पहले ये भी बोला था कि पृथ्वी अपनी मतलब धुरी पे घूमती है, और इन्होंने ही बोला था जो शून्य का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न अवलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों का आक्रमण, मैंने बोला था ना हूणों का आक्रमण किस समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय पे, और इन्होंने हूणों को पराजित भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस अभिलेख में ये मतलब प्राप्त हुआ है कि हूणों का आक्रमण हुआ था? तो भाई मथुरा का एक अभिलेख मिला है, जिसमें ये सिंपल सीधा सा लिखा है कि जिस समय महाराज स्कंदगुप्त जी साम्राज्य मतलब शासन व्यवस्था संभाल रहे थे, उस समय हूणों का आक्रमण भारत पे हुआ था, ठीक है। यानी मथुरा का, अब से 95 का आंसर हो जाए, सॉरी इसका हो जाएगा। मथुरा में तो कोई अभिलेख ही नहीं मिला, मतलब भीतरी अभिलेख, ठीक है, भीतर गुफा अभिलेख है एक, उसमें ये इस जानकारी मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की? तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय में कौन आया था? ह्वेन आया था, यहीं पे आके और यहीं पे मतलब बस गया, उसी को यात्रियों का राजकुमार भी बोला गया है, ठीक है, 96 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, और इसी के समय पे मतलब वो भी हुआ था कि हर्षवर्धन उस समय राजा था, हर्षवर्धन इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और इसको प्रयाग में उस समय कुंभ मेला लगा था, और इसी को वहाँ का मतलब एक तरह से बोलते चीफ बना दिया, यानी कि एक तरह से वरिष्ठ अधिकारी बोल सकते हैं आज के समय में, जिससे यहाँ के भारत के जो ब्राह्मण थे वो नाराज हो गए थे। इससे थोड़ा हर्षवर्धन के एक तरह से छवि खराब हो गई थी, लेकिन वो बस एक अलग बात है, मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो ह्वेन आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, और इस समय राजा था हर्षवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय समझौते संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो भाई त्रिपक्षीय समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, बताइए त्रिपक्षीय इसमें किसने भाग नहीं लिया? तो भाई इसमें भाग नहीं लिया था चालुक्यों ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। मैंने आपको बताया उत्तर भारत में एक समय ऐसा आया था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हर्षवर्धन की उत्तर भारत में मृत्यु हो गई, दक्षिण भारत में मतलब वो छोटे छोटे साम्राज्य थे, उनसे कोई लेना देना। अब उत्तर भारत के इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए अब हर्षवर्धन का कोई लड़का नहीं था, तो हर्षवर्धन की लड़ाई इधर बंगाल के पाल से थी, क्योंकि इन्होंने उस समय वहाँ का एक शासक था शशांक, पाल को मार दिया था। अच्छा, ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है। हर्षवर्धन के जो पिताजी थे वो थे हरियाणा के एक जगह थानेश्वर, वहाँ के राजा। तो उनकी हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा के साथ में, ठीक है। कन्नौज के एक राजा थे कोई वर्मन जी,
यशवर्मन पता नहीं कोई ऐसे कोई राजा थे उनके साथ में, ठीक, कन्नौज में। तो लॉजिक देखिए, मतलब उत्तर भारत ही है, ठीक है, थानेश्वर के राजा हैं हर्षवर्धन के पिताजी, और उनकी बहन की शादी हुई है यहाँ के कन्नौज के राजा के साथ। कन्नौज से ही लगा हुआ नीचे है एक मालवा, तो मालवा का जो शासक था उस समय, उसकी थी कन्नौज के जो राजा जी थे उनके साथ लड़ाई, तो इनकी शादी यानी कि हर्षवर्धन की बहन की शादी हुई कन्नौज के राजा जी के साथ में, ठीक है। अब कन्नौज के राजा जी के जैसे ही साथ शादी, 2 महीने बाद मालवा के शासक ने इन राजा जी को मार दिया, इनको मार दिया। इस संदर्भ में हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, ठीक है, राजवर्धन, वो आया, उसने आके मालवा के शासक को मार दिया। मालवा के शासक का एक दोस्त था यहाँ बंगाल में, वो पाल शासक था शशांक, वो आया, उसने हर्षवर्धन के भाई यानी कि राजवर्धन को मार दिया, ठीक है, उसने राजवर्धन को मार दिया। उसके बाद में यहाँ से आया हर्षवर्धन जो सबसे छोटा था, उसने आया, उसने बंगाल के शासक जो था शशांक, उसको मार दिया, ठीक है। तो अब जो वहाँ का जो साम्राज्य था यानी उत्तर भारत का, किसके अधीन में आ गया, पूरा हर्षवर्धन के अधीन में, ठीक है। लेकिन उसमें भी हर्षवर्धन ने जो कन्नौज की गद्दी थी उस पर अपनी बहन को बिठाया था, और अपनी वो सिर्फ ये देखिए, मतलब उसने गद्दी पे अपनी बहन को बिठाया, स्वयं मतलब नीचे बैठ के उसने राजकाज संभाला था। लेकिन उसकी मतलब एक तरह से बच्चे नहीं थे, तो उसकी मृत्यु के बाद में उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्य आ गया था, ठीक है। जैसे ही हर्षवर्धन मरा तो इधर से पाल लोगों की तो दुश्मनी थी, उन्होंने अटैक कर दिया, नीचे मालवा के जो थे, ठीक है, इधर मतलब दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट उठ रहे थे, मतलब ये जो थे राष्ट्रकूट का वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि दक्षिण भारत में मतलब बल्लभी, मतलब चालुक्य वगैरह ये सब खत्म हो चुके थे, केवल राष्ट्रकूटों का ही बहुत मतलब अच्छा खासा उदय हुआ था। इसके बाद इधर गुजरात से जो प्रतिहार लोग थे, मीर प्रतिहार जी, मतलब एक तरह से उन लोगों ने भी मतलब राजनीतिक शून्यता, वो कहा जाता है ना कि जब गद्दी खाली होती है तो चारों तरफ से उस पर हमला होता है, या मतलब एक नॉर्मल सी बात है, खेती खाली है तो सब कोई उसको कब्जा करने की कोशिश करता है, वही सीन यहाँ पे था। इधर से पाल आए, नीचे से ये आए क्या नाम राष्ट्रकूट, और इधर गुजरात से प्रतिहार, तो इन्होंने कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें लास्ट में मतलब एक तरह से प्रतिहार विजयी हो गए थे, ठीक है। मतलब लेकिन लड़ाई ये लगभग 200 सालों तक ये लड़ाई चली थी, मतलब एक तरह से इनके वर्चस्व को लेके। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया था, चालुक्यों ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको स्टोरी टाइप की बता दी, बाकी आपकी मर्जी है। आगे बाणभट्ट किसके दरबारी थे, तो भाई बाणभट्ट जी जो थे वो किसके दरबारी थे, हर्षवर्धन के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है, यानी 99 क्वेश्चन बोल रहा है आपका ऐहोल युद्ध। तो ऐहोल युद्ध में मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में हराया था, और जब इसने हराया तो वहीं नर्मदा नदी के तट पे ये एक अभिलेख बना दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, और उस अभिलेख का नाम था ऐहोल अभिलेख, और उसमें सीधा लिख दिया मैं पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के एक बहुत शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को यहाँ पे हराया है, ठीक है, वहीं पे उसने लगा दिया। उसके बाद वो अपने साम्राज्य में वापस चला गया। इसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आज का, किस काल में भूमिदान की प्रथा तीव्र हुई थी। तो भाई जो भूमिदान की जो प्रथा थी वो तीव्र हुई थी गुप्तोत्तर काल में, क्योंकि गुप्त लोगों ने इन्होंने मतलब ब्राह्मणों को एक तरह से आधुनिक जो समय यानी हिंदू धर्म है वो कहा गया कि गुप्त लोगों की ही यानी जो गुप्त काल था उसकी ही देने, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है, क्योंकि विक्रमादित्य गुप्त या मतलब जो भी थे श्रीगुप्त वगैरह उसके गुप्त वंश के मैन वो थे संस्थापक, लेकिन उनको मुख्य संस्थापक नहीं माना गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो गुप्तोत्तर काल में भूमिदान की प्रथा बहुत, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत इज्जत दी, कहने का मतलब ये है, और इसी संदर्भ में इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत काफ़ी सारी भूमिदान दी थी, इसलिए गुप्त काल में जो भूमिदान की प्रक्रिया थी वो बहुत तीव्र हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके हो गए थे 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब कल से मैं स्टार्ट करूँगा आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ। आपका जो एग्जाम है उसमें इन्हीं में से क्वेश्चन आए, क्योंकि भाई एग्जाम में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा तो 2, तो वो इस 250 क्वेश्चन में से कंफर्म 1 क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय। और हाँ यार, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, डेली बेसिस पे आपके वीडियोस मतलब आएंगी। और इसी के साथ में मैं बोल रहा था, मैं अभी आपका जो यूपीएसआई का चल रहा है ना, यूपीएसआई में हिंदी का और जीके का मैं डेली बेसिस पे उनका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व मतलब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में, बहुत जल्दी उसका क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने आ जाएगा। डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन पेपर आया करेगा, मतलब एक वीडियो अलग से हिंदी का मतलब सेपरेट, और एक वीडियो अलग से जीके का, ठीक, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सबकी लगभग इक्वल ही है, तो इन्हीं 2 पे डिस्कशन करेंगे, ओके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।